हेलो दोस्तों। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और ये डील करता है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक का। ठीक है, तो क्या परफॉर्मेंस थी इंडियन इकोनॉमी की, क्या चैलेंजेस थे, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब इंडिया आज़ाद होता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था इंडिया के पास वो क्या था। वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे कि देश को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। सबसे पहली समस्या तो यही थी, ये पॉलिटिकल नेचर की समस्या थी। तो जब बात आई कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए तो हमारे पास बहुत ऑप्शन थे। उस समय का अमेरिका एक क्लासिकल एग्जाम्पल था प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का भी एग्जाम्पल हमारे पास था। तो दोनों में से कौन सा सिस्टम हम अडॉप्ट करें। तो प्रधानमंत्री नेहरू को उस समय जो सबसे अच्छा सिस्टम लग रहा था, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो वो था सोशलिज्म। पर दिक्कत ये थी कि जिस टाइप का सोशलिज्म चल रहा था सोवियत यूनियन में, अगर उस टाइप का ही सोशलिज्म इंडिया में आता, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि सोशलिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है। तो सोशलिज्म जो चल रहा था सोवियत यूनियन में वो तो बहुत बेकार किस्म का सोशलिज्म था, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल लिबर्टी थी ही नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, तो इस माहौल में सोशलिज्म को अडॉप्ट करना ये तो बहुत बेकार की बात होनी थी। और जहाँ तक बात है कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म आपको पता ही है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि कैपिटलिज्म क्या है, तो आप कह सकते हो कि कैपिटलिज्म जो है उदारवाद का ही एक रूप है। लेकिन ये टिका किस बात पे है? ये टिका है लालच पे, ये टिका है प्रॉफिट पे। समझ रहे हो? अब प्रॉफिट पे टिका है तो स्वाभाविक सी बात है चीज़ें महंगी बिकेंगी। तो वैसा जो सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट प्लेयर ही आगे आएंगे, तो उस समय का इंडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लोग तो बहुत गरीब थे, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाते इस कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ सिस्टम को। तो उस समय की भारतीय सरकार ने क्या वहाँ पे डिसीजन लिया? उन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे। मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी काम करेगा, मतलब कि कैपिटलिज्म भी रहेगा और एट द सेम टाइम सोशलिज्म भी काम करेगा। मतलब कि ना तो हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया और अडॉप्ट नहीं किया, दैट मीन्स कि 100% मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, और ना ही हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है उसको हमने प्योर फॉर्म में अडॉप्ट किया। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का जो ब्लेंड है, जो मिक्सचर है, उसको हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं। देखिए, जब आप बुक पढ़ोगे तो वहां पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, और मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए। ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे रिप्लाई के रूप में लिखा हुआ है कि जो पहला क्वेश्चन था कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करना है, अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म में किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा? ठीक है, ये किया जाएगा कि किस चीज़ की डिमांड है मार्केट में। तो कैपिटलिज्म क्या हुआ? कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पे किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा जो डिमांड में है। लोग जिस चीज़ की डिमांड करेंगे उस चीज़ को ही प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ये पहली शर्त है कैपिटलिज्म की। दूसरी बात कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। कोई चीज़ है, कोई बुक है, पेन है, मोबाइल है, कुछ भी है, प्रोड्यूस इसको कैसे किया जाएगा? इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, डिपेंड करता है कि प्रोड्यूस करने का जो आपका टूल है, ठीक है, वो कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकता है, लेबर इंटेंसिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि दोनों में से सस्ता कौन सा है। ठीक है, तो जो सस्ता होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया जो कैपिटलिज्म है या फिर पूंजीवाद है वो किस चीज़ पे आधारित है? वो लालच पे आधारित है, वो प्रॉफिट पे आधारित है। तो जो चीज़ उसको सस्ता मिलेगा, चाहे अगर लेबर सस्ती मिल गई तो वो लेबर से काम चलाएगा, अगर उसको कैपिटल सस्ती मिल गई तो कैपिटल मतलब मशीनें अगर सस्ती मिल गई तो उससे काम चलाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसको किसको ये जो चीज़ आपने प्रोड्यूस किया है जिस मार्केट में, ठीक है, जिस इकोनॉमिक सिस्टम में आपने ये चीज़ें जो बनाई है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मतलब किसको किसको देना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा एबिलिटी टू पे से, मतलब कि परचेसिंग पावर से। जिसके पास पैसा है उसको मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको
नहीं मिलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन का जवाब अगर कुछ ऐसा है तो उस इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कहेंगे? कैपिटलिज्म। ठीक है, अब ये बाकी ऊपर से दोनों छोड़ भी दीजिए, तो अगर तीसरे पॉइंट को ही हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस एज पर, यहाँ पे एज फॉर नहीं आएगा, एज पर एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय अगर ये कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया रहता तो क्या इंडिया के जो लोग थे वो जीवित रह पाते? पर कैपिटा इनकम तो हमारी बहुत कम थी, और ये ऐसा सिस्टम है जो कि बात करता है एबिलिटी टू पे के साथ में। तो लोगों के पास पैसा तो था नहीं, वो खरीदते कैसे? लोग भूखे मर जाते। मतलब कि ये जो सिस्टम था कहीं ना कहीं हमारे लिए एप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, दूसरा अपने पास सिस्टम है सोशलिज्म। फिर से वही बात, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रोड्यूस करना है। तो पहले हमने देखा था कि कैपिटलिज्म में क्या प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड कौन करेगा? डिमांड। किस चीज़ की डिमांड है, लोग डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म में किस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा? जिसकी ज़रूरत है, नीड। बस यही चीज़ अपने याद रखना है। कैपिटलिज्म में डिमांड था, यहाँ पे आ जाएगा नीड। जिस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी में जस्ट उसको ही प्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा जी, किसने प्रोड्यूस करना है, किसने डिसाइड करना है? अब यहाँ पे लेबर हो चाहे कैपिटल हो, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगी सरकार। ठीक है, और देना किसको है? जिसको जरूरत है उसको देना है। ठीक है, जो पैसा जिसके पास है सिर्फ उसको ही नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। जिसको जिसको जरूरत है सबको मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है ये है आपका सोशलिज्म। ठीक है, एक्सट्रीम जो वर्जन है सोशलिज्म का यही होता है, जहां पे किसी भी तरीके का, ये लास्ट लाइन देखिए, किसी भी तरीके का कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होता है। सब कुछ जो है, सब कुछ इंक्लूडिंग जो आपका लेबर है, ठीक है, वो भी किसके अंडर होता है? ये भी सरकार के अंडर ही होता है। मतलब कि आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके का जो फॉर्म है एक्सट्रीम जो है ना, एक्सट्रीम फॉर्म आजकल किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है, चाहे कैपिटलिज्म हो चाहे सोशलिज्म हो, कहीं भी ये एक्सट्रीम लेवल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस समय पे जो क्लासिकल एग्जाम्पल्स हुआ करते थे सोशलिज्म के, तो वो कौन से कंट्री से? चाइना था और क्यूबा था। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो हमने इससे पहले क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कि कैपिटलिज्म क्या है और सोशलिज्म क्या है। तो इन दोनों का जो ब्लेंड है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मतलब कि कुछ काम जो है प्राइवेट सेक्टर भी करेंगे, कुछ काम जो है वो पब्लिक सेक्टर भी करेंगे। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जब 1950 की बात थी, जब ये सवाल आया था हमारे सामने कि किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हमने अडॉप्ट करना है, तो तब हमने डिसाइड किया था कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी किस टाइप की है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो इसकी जो आइडियोलॉजी है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो जब कभी भी आप बीजेपी की सरकार देखोगे तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं टिल्टेड होती है किसकी तरफ? जो कॉरपोरेट होते हैं, बिजनेस हाउस जो होते हैं, उनके तरफ ये टिल्टेड होते हैं। आपने याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद एक टॉपिक आप देखोगे बुक में लिखा होगा व्हाट इज प्लान। तो प्लान क्या होता है? तो जो आपके पास रिसोर्सेस आपके देश में, उसको किस तरीके से बेहतरीन तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? उसको प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग को कैसे समझ सकते हो आप? प्लानिंग के लिए 2 यहाँ पे टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है ये प्लानिंग की डेफिनेशन देता है। सबसे पहले प्लान क्या है? प्लान करते हो तो कुछ आप गोल सेट करते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया गोल, जो आपका मेन गोल है। ठीक है, एक तो मेन आपने गोल सेट कर लिया। उस मेन गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या करना है? छोटे छोटे टारगेट्स जो है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो है उसको सेट करने हैं। और ये जो गोल है, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, कितने टाइम पीरियड के भीतर भीतर करना है, ठीक है, ये भी आपने सेट करना है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? कि हाँ जी प्लान है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5 ईयर प्लान चलता था। तो टाइम कितना आ गया अपने पास? 5 ईयर, मतलब 5 साल के अंदर अंदर हमने करना है। मेजर गोल क्या होता था? जो भी मान लीजिए कि 5% जो है ग्रोथ रेट हमने टारगेट रख लिया कि एग्रीकल्चर में 5% ग्रोथ रेट हमने करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा? हम उस तरीके की पॉलिसीज लेके आएंगे कि वो मेन जो गोल है आपका 5% ग्रोथ रेट को अचीव करना है, उसको अचीव किया जा सके। तो मेरे ख्याल से प्लानिंग क्या होता है ये आपको समझ लग गया होगा। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ये प्लानिंग सिस्टम है 5 ईयर प्लान, हमने किस कंट्री से बोरो किया, और जिस कंट्री से बोरो किया उस कंट्री में, ठीक है, प्लानिंग को किस नाम से जाना जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। ठीक है, चलिए अब ये MCQ
एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगर हम बात करें तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। ये प्रो नहीं है, PER आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपने याद रखना है। ये जो स्टेटमेंट है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम में ये स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग इंडियन पॉलिटी, जहां से हमें ये रिफ्लेक्ट जो है, रिफ्लेक्शन जो हमें दिखाई देता है, एक ग्लिम्स जो दिखाई पड़ता है हमें किस चीज का, सोशलिज्म का। तो इनमें से कौन कौन सी बातें जो है ये ठीक हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था अपना 1948 का, ठीक है, उसके जो प्रोविजंस थे वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे? अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 का देखोगे तो वहां पे कुछ सेक्टर्स जो है वो रिजर्व थे किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, कुछ जो थे किसके लिए अवेलेबल थे, प्राइवेट सेक्टर के लिए। और पब्लिक और प्राइवेट जहां पे दोनों आ गए उसको क्या कहेंगे, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, या फिर उसको आप सोशलिज्म कहेंगे। समझ रहे हो? मतलब प्योर फॉर्म का सोशलिज्म तो नहीं कह सकते हो, मतलब कि एक रिफ्लेक्शन जो है सोशलिज्म का आपको दिखेगा। देन अगेन डीपीएसपी हो गया, तो डीपीएसपी जो है ये भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म को ही प्रमोट करता है। देखिए सोशलिज्म जो आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा देखिए, अगर एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो अगर ठीक ठाक लेवल से अगर इसको समझा जाए तो सोशलिज्म का मतलब है समाजवाद, मतलब कि जिसमें समाज की बात की जाएगी, ठीक है, जहाँ पे लोगों के, सोसाइटी के वेलफेयर की बात की जाएगी। तो समाज के वेलफेयर की बात कहाँ पे की गई है, डीपीएसपी में। तो डीपीएसपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पार्ट जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें क्या बात की गई है, वहां पे हमने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको अचीव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, ठीक है, जैसे कि राइट टू वर्क की बात की गई है, पंचायती राज सिस्टम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल पीस, ये सभी बातें उसमें की गई है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किस बात की ओर इशारा करता है, सोशलिज्म की ओर। ये भी आपने याद रखना है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। देन तो वही टाइम था 1950 का ही जब हमने प्लानिंग कमीशन भी बनाया, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन हमने बना दिया, प्लानिंग कमीशन का प्राइम मिनिस्टर जो था चेयरमैन था। अब आपने बताना है कि प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, तो इसकी जगह जो नई ऑर्गेनाइजेशन आई है उसका क्या नाम है और उसका चेयरपर्सन कौन है। तो अब हम 5 ईयर प्लान लेके आ गए थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम कब लेके आते हैं, 1951 से लेके 56 के लिए इसका टाइम पीरियड था। तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था अपना, ठीक है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या कह लीजिए एम जो था, एम क्या था अपना, अपना एम था हमने ग्रोथ करना है, हमारा एम था मॉडर्नाइजेशन करना है, हमारा एम क्या था कि हमने सेल्फ रिलायंस जो है प्लस इक्विटी जो है इसको अचीव करना है। तो ये भारी भरकम हमने गोल रखे थे। अब ये क्या जरूरी है कि ये जो हमने टारगेट सेट किए हैं हमने इसको इक्वली जो है अचीव भी कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 5 ईयर प्लान जो था उसका हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था, मेन जो एम था, तो यही था कि हमने ग्रोथ करना है, अपने आप को मॉडर्नाइज करना है, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। और इक्विटी जो है, इक्विटी का क्या मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सब बराबर हो, ठीक है। तो ये हमारा एम था, लॉन्ग टर्म एम हमारा, ये 4 पॉइंट्स हमारे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर प्लान में इन सभी को अचीव किया जा सकेगा? हर प्लान में नहीं किया जा सकेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन से नंबर वाला प्लान था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था। अलग अलग 5 ईयर प्लान पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, वो चेंज हो रहे थे। ऐसा हो सकता था कि किसी में ग्रोथ को जो है ज़्यादा हम प्रायोरिटी दे रहे थे, ऐसा हो सकता है किसी में मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो हमारा गोल था 5 ईयर प्लान का, ये 4 पॉइंट्स थे, आपने याद रखना है। देन एक जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ आपको पता ही है, ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, देखिए, ठीक है, पहले ये साइज है किसी चीज़ का, अगले साल ये हो गया, अगले साल ये साइज हो गया, ये साइज हो गया। ऐसे समझिए कि कोई ये बेबी था, उसकी हाइट पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, एक साल बाद इतनी होगी, एक साल बाद इतनी होगी। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ दिखा रहा है, तो इसको ही ग्रोथ कहते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ग्रोथ का क्या मतलब यहाँ पे बता रहे हैं, ग्रोथ का मतलब ये कह रहे हैं ग्रोथ का यहाँ पे ये मतलब क्या कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे सिंपल तरीके से समझिए कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। जीडीपी भी बढ़ रही है,
ठीक है, और इसके साथ ही साथ लोगों का लाइफस्टाइल भी बढ़िया हो रहा है, हेल्थ सिस्टम भी बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट भी बढ़ रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम डेवलपमेंट भी हो रहा है। मतलब कि ग्रोथ से अच्छी बात क्या होती है, डेवलपमेंट। मतलब कि जो ग्रोथ है ये बात करता है सिर्फ क्वांटिटी की, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव चीज है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ये क्वालिटेटिव चीज है। मतलब कि ग्रोथ भी होगा प्लस उसमें डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो भी नजर आएंगे। तो आपने याद रखना है ग्रोथ जो है ये कोई इतना मतलब इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हालांकि इस बुक में यहाँ पे लिखा गया है, अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है ना तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अगर एक्सट्रीम तरीके से आपसे पूछते हैं ना, जैसे कि ये स्टेटमेंट रीड कीजिए, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस पे एमसीक्यूज बन सकता है प्रीलिम लेवल का, जैसे कि ए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी, इफ इंक्रीज कंट्री गेट्स बेनिफिट। नाउ ये कह रहे हैं गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। ए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी, मतलब कि जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। हाँ ठीक है, ये 100% ठीक है स्टेटमेंट। अगर आपसे स्टेटमेंट अगर ये पूछते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होगा अगर एमसीक्यूज में अगर आता है। लेकिन अगर मेंस ओरिएंटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, और वहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो जीडीपी जो है क्या ये इंडिकेट करता है ग्रोथ को, ठीक है, और क्या ये अल्टीमेट मेजर हो सकता है, क्या ये अल्टीमेट टूल हो सकता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो है ये एक क्वांटिटेटिव टूल है, ठीक है, ये सिर्फ क्वांटिटी से डील करता है, ये क्वालिटी से डील नहीं करता है। क्वालिटी से डील कौन करता है? डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो इससे ऊपर का कंसेप्ट है, और डेवलपमेंट से भी ऊपर का कंसेप्ट कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को याद रखना है। देन एक और यहाँ पे स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज आपका बन सकता है। नीचे वाला जो पॉइंट है, नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर मेक्स स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है, तो अलग अलग जो आपके सेक्टर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, इनका कंट्रीब्यूशन जो आपका जीडीपी में कितना है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। जैसे मान लीजिए जीडीपी 100 रुपये है, ठीक है, अगर किसी देश की जीडीपी 100 रुपये है तो कौन कौन से सेक्टर से कितना कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी से 50% आ गया प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी से मान लीजिए 25% आ गया, और 25 ही मान लीजिए टर्शरी सेक्टर से आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। अब एक टर्म आप देखोगे मॉडर्नाइजेशन। तो ये मॉडर्नाइजेशन क्या चीज़ है? देखिए, एक सेंस में तो आप कह सकते हो कि नई टेक्नोलॉजी अगर आप लेके आते हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि मॉडर्नाइज आप हो गए हो, मतलब कि ये मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर में इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जो हमारे किसान है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल वे से खेती नहीं कर रहे हैं, वो नए ढंग से कर रहे हैं, मतलब कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जो ट्रेडिशनल जो मैन्योर का हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको क्या कहेंगे? इसको मॉडर्नाइजेशन कहेंगे। और दूसरे सेंस में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि सभी इक्वल है, सबको हमने इक्वल नज़र से देखना है, ठीक है, कोई रेसिज्म नहीं है, कोई धर्म के नाम पे किसी से भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक है, वुमेन्स को इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, इसको भी हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, आपने याद रखना है। देन उसके बाद एक टर्म आप देखोगे सेल्फ रिलायंट, ठीक है, सेल्फ रिलायंट कहिए, सेल्फ रिलायंस कहिए, या फिर आत्मनिर्भर कहिए, ठीक है। तो ये सेल्फ रिलायंस क्या है कि हमने किसी दूसरी कंट्री से जो है, किसी दूसरी कंट्री पे हमने ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। जो चीज़ें हम खुद इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, हम इंपोर्ट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको सेल्फ रिलायंस कहते हैं। फिर एक टर्म आ गया इक्विटी। तो इक्विटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है ये सब सेक्शन में, ठीक है, सब लोगों में इक्वल डिवाइड होना चाहिए, इसको क्या कहेंगे? हम इक्विटी कहेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, प्रशांत चंद्र महलानोबिस। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ना अपना, वो बेस्ड था इनके ही कंट्रीब्यूशन पे, इनके ही मॉडल पे, ठीक है। तो पीसी मेलानोबा साहब जो थे, इनका जो मॉडल था उस पे ही बेस्ड था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे आधारित था, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम बात करें मेलानोबी साहब की तो इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग भी कहते हैं। तो अब ये देखिए, ये लास्ट वाले जो 2 लाइन है ना, इस पे आपका एमसीक्यूज बन सकता है प्रीलिम में भी, कि ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि ये कुछ फीचर्स है किसी पर्सनालिटी के बारे में, बताइए कि वो कौन शख्सियत है। जैसे कि आपको ये स्टेटमेंट में ऐसे लिखा होगा कि हु इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ
independent planning, as well as he also established Indian Statistical Institute, and he also started a journal named संख्या। तो ये 3-4 बातें लिख के फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से वो कौन सी पर्सनालिटी थी। ठीक है, तो पीसी मेहलानोबी साहब थे, आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। एक और लाइन जो कि बुक में कवर नहीं थी, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पे ही हम स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी चीज़ों को मिला के एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना। देन अब हम बात करते हैं, देखिए अभी तक जो कुछ भी आपने देखा ये सब कुछ बेसिक्स था, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड जो था, इसकी क्या कंडीशन थी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या था, सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो समस्या थी देश के सामने वो क्या थी, वो थी जमींदारी प्रथा को हम खत्म करें, या फिर आप कहिए कि सबसे बड़ी जो समस्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या थी, लैंड रिफॉर्म किया जाए। तो लैंड रिफॉर्म का क्या मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग जो है उसमें हम चेंज लेके आए। ठीक है, जैसे कि ये सारा का सारा जमीन किसके अंडर था, जमींदारों के अंडर था। जो बेचारे किसान खेतों में काम करते थे उनके पल्ले कुछ भी नहीं था। तो लैंड रिफॉर्म का एक छोटा सा जो मतलब है ये तो यही है कि जो लैंड होल्डिंग है, ठीक है, जो ऑनरशिप है, ठीक है, उसमें चेंजेस लेके आया जाए। पहला बात लैंड रिफॉर्म का। दूसरा क्या हो सकता है, लैंड होल्डिंग। ठीक है, लैंड होल्डिंग में क्या आएगा कि किसने कितना जमीन रखना है। तो इसमें दो बातें आ सकती है। एक बात सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब कि एक बंदा जो है, एक किसान जो है वो मैक्सिमम कितने साइज का खेत रख सकता है। दूसरा इसमें एक और पॉइंट आ सकता है आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब कि मान लीजिए कि छोटे छोटे खेत है बहुत दूर दूर बिखरे हुए, तो छोटे खेतों की जो एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, खेतों को कंसोलिडेट करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे खेतों को मिला के एक बड़ा खेत बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आ सकता है, और इसमें टेनेंसी रिफॉर्म आ सकता है, मतलब कि जो खेतों में काम करते हैं, जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं, ठीक है, उनका भी तो प्रोडक्शन होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि उनको काम पे लगाया और अगले दिन उनको काम से निकाल दिया, तो उनकी भी प्रोडक्शन की बात होनी चाहिए। फिर लैंड रिफॉर्म में क्या आ सकता है, फिर लैंड रिफॉर्म में आपका आ सकता है भूदान मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, जिसके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन जो था वो भूदान डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए जो था डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि भूदान मूवमेंट किसने शुरू किया था। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम लैंड रिफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेना था वो कौन सा था, वो था कि किसी तरीके से पहले तो हम जमींदारी सिस्टम खत्म करें। क्यों, क्योंकि जमींदारों ने, आपको पता है, ये बहुत बैंड बजाई थी किसानों की। तो पहला स्टेप तो यही था, और हमने इस ओर कदम उठाया भी। और आपको पता ही है कि पहला स्टेट था स्टेट ऑफ बिहार, जिसने कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है। अब देखिए ये हम जो कंसेप्ट लेके आए थे कि लैंड रिफॉर्म हमने करना है, इसका खास कोई ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑप्शन एक दिया गया था जमींदारों को कि वो जमीन पे कब्जा नहीं किया जाएगा जमींदारों से जिस पे वो खुद खेती करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था। और किसानों ने, ये जो जमींदार थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जमीनें जो थी खुद इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। और बड़े बड़े जो जमींदार थे उन पर कोई इसका खास कोई फर्क पड़ा नहीं। और ये आप देख सकते हो कि ये जो लैंड रिफॉर्म शुरू किया गया था इसका बेनिफिट बहुत बड़े स्तर पे जो था लोगों को नहीं मिला। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो लैंड रिफॉर्म का जो कंसेप्ट है ये कहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है, एक तो जमींदारी सिस्टम लेके आए बिहार में, और इसके अलावा अगर हम बात करें जमींदारी सिस्टम को इनफैक्ट अबॉलिश किया गया था बिहार में। केरला और जो वेस्ट बंगाल था यहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा जो सक्सेस रेट आपको देखने को मिला। क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत कमिटेड थी कि यहाँ के जो टेलर्स है, किसान जो है, जिनसे सदियों से अत्याचार होता आ रहा है जमींदारों के द्वारा, ठीक है, उनको अब हमने बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट थी बहुत कमिटेड थी इन दो स्टेट्स की। तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आपको जो सक्सेस जो है आपको देखने को मिला था। देन और जो दूसरे स्टेट्स है वहाँ पे इस लेवल का जो है सक्सेस आपको देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे सवाल ये है कि वाई ओनरशिप मस्ट बी गिवन टू टेलर्स। तो जो ये खेती करते हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो मजदूर हैं, ठीक है, उनको ओनरशिप क्यों देनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। जब आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे बतलाया गया है कि अगर आपके पास खेत है, खुद का खेत है, मतलब आप उस खेत के मालिक हो, तो आप इंटरेस्ट लेके उसमें काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। कैसे, बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो सोवियत यूनियन के किसान थे वो क्या कर रहे थे, वो जब फ्रूट के बॉक्सेस पैक किए जा रहे थे तो उसमें सड़े सड़े फ्रूट भी डाल रहे थे। अब आपको पता ही है
कि अगर एक सड़ा फल डाल दोगे, बाकी अगर अच्छे भी फल हैं तो ये सब खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खराब था। लेकिन ये जानने के बावजूद भी ये सोवियत यूनियन के जो किसान थे, ये क्यों ऐसे सड़ा भी उसमें डाल रहे थे? उसका कारण ये था कि उनको पता था कि हम जो मर्जी कर ले, ना तो हमारा नुकसान होगा ना हमारा फायदा होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को समझते हुए हमें भी ये चाहिए कि जो ये लैंड है उसकी ओनरशिप जो है उस बंदे को ही मिलनी चाहिए जो उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो ओनरशिप ऑफ टिलर्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर में सबसे जो इंपॉर्टेंट फेज जो आया था, जिसको कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पितामह जो है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे किसको कहा जाता है और इंडिया लेवल पे किसको कहा जाता है। अब आपको पता ही है, देखिए एक फैक्ट है, आपने इसको रटना है कि जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, तो उस समय इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पे पॉपुलेशन की डिपेंडेंस कितनी थी? 75%। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था? हमारी जो प्रोडक्शन थी वीट की इनिशियल डेज में, बाद में चावल भी आई थी, इसका प्रोडक्शन जो था ये बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा। ठीक है, क्यों बढ़ा था? क्योंकि हमने HYV क्वालिटी का सीड यूज किया, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज किया, हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए, हमने पेस्टिसाइड यूज करने शुरू कर दिए, इरिगेशन फैसिलिटी हमने डेवलप कर दी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है मतलब कि बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया ताकि किसान जो है वो लोन ले सके। ठीक है, मार्केट डेवलप हमने करने शुरू किए। तो ये सभी चीजों का जो कॉम्बिनेशन था, उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो पहला फेज क्या था? पहला फेज जो था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो 1965 से लेकर 1975 के बीच में था। और इस स्टेट में जो ज्यादातर जो फायदा था वो किसको मिला? वो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं, उसको ही फायदा ज्यादातर आपको देखने को मिला। और इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ जो वीट ग्रोइंग रीजन है ना, उसका ही फायदा हुआ, क्योंकि जो दूसरा फेज था उस समय एक राइस को इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत सारे दूसरी जो क्रॉप थी उसको भी ऐड किया गया। लेकिन पहले फेज का जो बेनिफिट था वो सिर्फ और सिर्फ वीट ग्रोइंग रीजन जो था वहीं पे आपको देखने को मिला। तो सेकेंड फेज आपका कब आता है? मिड 70s और 80s के टाइम पीरियड में आपको दूसरा फेज देखने को मिलता है, और दूसरे क्रॉप जो थे उसको भी इसमें कवर कर लिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको समझना चाहिए, एमएसपी का कंसेप्ट अब यहीं से निकल के आ रहा है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, आपको पता है प्रोडक्शन बढ़ने वाली है। अब प्रोडक्शन देखिए, जब किसान खेती करता है तो पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि घर का गुजारा चले। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब कि गुजारे वाली जो है खेती की जा रही है। लेकिन अगर गुजारे से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? मार्केट सरप्लस होगा, मतलब कि अपना गुजारा हो रहा है और फिर बहुत सारा बच जा रहा है। तो बहुत सारा जब बचेगा उसको कहते हैं मार्केट सरप्लस। अब बहुत सारा बच जाएगा तो किसान क्या करेंगे? इसका पहला सवाल तो ये है, क्या करेंगे से पहले कि क्यों हम ज्यादा प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो क्यों का जवाब ये है कि भैया आप हमें बेचिए। तो सवाल ये है कि कहाँ पे बेचेंगे। ठीक है, तो यहीं से अब कंसेप्ट आता है एमएसपी का। तो सरकार एमएसपी लेके आती है, ये यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे गारंटी जो है प्राइस का यहाँ पे अश्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाइए, बेहिजक होकर बढ़ाइए, क्योंकि हम ये खरीदेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब किसान को यहाँ पे अश्योरेंस मिल गया कि अगर प्रोडक्शन अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये खराब नहीं होगा, गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी के प्राइस पे हमसे खरीद लेगी। अभी अश्योरेंस मिल गया, अब किसान जो है वो प्रोडक्शन जो है बिना सोचे समझे वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब सरकार क्या करेगी और सरकार को जरूरत क्यों है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लेके आए? सरकार क्यों इसको इंक्रीज करना चाहती थी फूड प्रोडक्शन को? पहला कारण क्या था कि हमने फैमिन देखा था, 1940 का दौर हम नहीं भूले थे, जब बंगाल में लाखों की संख्या में लोग भूखे मर गए थे, भूखमरी से मर गए थे। तो ये जो यादें थी ये अभी धुंधली नहीं पड़ी थी। दूसरी बात कि फूड सिक्योरिटी जो है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे और दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की जरूरत थी। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट जो है आपको समझ आ गया होगा। और एमएसपी के साथ आपने इसको जोड़ के देखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आता है उसका ही रिजल्ट एमएसपी था, क्योंकि एमएसपी से पहले हालांकि इश्यू प्राइस था लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था, आपने याद रखना है। अब ये जो है ये प्रीलिम लेवल का एमसीक्यू से डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट ये पूछा जा सकता है कि क्या जो HYV क्वालिटी के जो क्रॉप्स थे क्या वो बहुत ज़्यादा प्रोन थे, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे
क्रॉप अटैक के। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एंगल है कि चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन तो मतलब कि हम पढ़ रहे हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब पॉसिबल होगा, इसका जो इनपुट है, ठीक है, जो प्री रिक्वेसाइट्स है, अगर वो फुलफिल होगा तो तभी ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज तो कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, मार्केट चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, HYV क्वालिटी का सीड चाहिए। इन सभी के लिए एक गरीब छोटा किसान जो है वो तो कभी अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर सरकार जो थी, अगर वो इंटरफेयर ना करती, ठीक है, अगर वो इंटरफेयर ना करती तो शायद ऐसा हो सकता था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है या फिर इसका बेनिफिट है ये किसको मिलता, सिर्फ और सिर्फ बड़े किसानों को ही मिलता। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंटरवेन किया और लो इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे किसानों को, ठीक है, लोन लेना देना जो था शुरू किया और सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स जो है ये भी प्रोवाइड करना शुरू किया। तभी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाया और जो प्रोडक्शन जो था छोटे किसानों का और बड़े किसानों का ये बराबर हो गया। और अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सिर्फ एक किस्म के किसान को नहीं हुआ, इसका बेनिफिट जो है ये सभी को हुआ। इस पे भी आपका MCQs बन सकता है, आपने याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि आप सब्सिडीज दे रहे हो, तो ये सब्सिडी क्या है। देखिए सब्सिडी कोई, देखिए एक यहाँ पे आपको बात बताना चाहूंगा, जब कोई चीज़ आपको ना समझ लगेगा ना तो उसके जैसा मिलता जुलता कोई चीज़ है उससे कंपेयर कर दो, आप समझ जाओगे। तो सब्सिडी के जैसा ही मिलता जुलता क्या शब्द है, टैक्स है। टैक्स में हम पैसा देते हैं, सब्सिडी में पैसा हम लेते हैं, बस यही बात है। अब सब्सिडी में आप या तो पैसा ले रहे हो या फिर कोई बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है, कम रेट पे जिसका पैसा सरकार ही देगी, इसको ही हम सब्सिडीज कहते हैं। अब यहाँ पे डिबेट ये है कि क्या सब्सिडीज होना चाहिए या सब्सिडीज नहीं होना चाहिए। अब देखिए सब्सिडीज होना चाहिए, सब्सिडीज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके 2 पॉइंट्स हैं। गोड़ो एक मिनट, सब्सिडीज होना चाहिए, इसका एक पॉइंट क्या है, इसका एक पॉइंट ये है कि जो छोटे किसान है, जब नई कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, जब कभी भी नई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो किसान जो है उसको आप कह सकते हो कि अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है ये बहुत रिस्की काम है, ठीक है। तो क्योंकि ये रिस्की काम है तो इसलिए किसान जो है क्यों इससे रिस्क ले। अब मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए ट्रैक्टर ही आ गया। अब पहले जो किसान थे वो बैल से खेती करते थे, अब मान लीजिए कि ट्रैक्टर आ गया। अब किसान जो है वो कहेंगे कि भाई ट्रैक्टर क्यों, बहुत रिस्की है, बहुत पैसा लगेगा, पता नहीं ये यूजफुल होगा कि नहीं होगा, डेट ट्रैप में ही ना फंस जाए। तो किसान क्या करती है कि इनके रिस्क को या फिर इनके डर को खत्म करने के लिए क्या करती है, सब्सिडी देना शुरू करती है। ट्रैक्टर का मान लीजिए प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है तो इनको 50 रुपये में दे देते हैं, ठीक है, किसानों को। और किसान को भी ये लगेगा तो कम रेट पे हमें मिल रहा है, और बाकी का 50 रुपये सरकार खुद देगी, जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। और दूसरा बात देखिए सब्सिडी क्यों जरूरी है, अगर सब्सिडी नहीं आती है तो देखिए यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो आपको किसानों के बीच में देखने को मिलेगी। एक किसान अमीर के अमीर रह जाएंगे, एक गरीब के गरीब रह जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 कारण है कि हमें क्यों सब्सिडीज लेके आने की जरूरत पड़ी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरा पक्ष ये है कि सब्सिडीज जो है ये नहीं होना चाहिए। सब्सिडीज जो है कुछ समय के लिए होना चाहिए और जैसे ही किसान जो वो प्रॉस्पर हो जाते हैं तो सब्सिडीज को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा एंगल बिल्कुल ठीक है, ये भी कुछ टाइम के बाद तो सब्सिडी जो है इसको फेज आउट किया ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अब ये जो आपका स्लाइड है ना, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है और आपके प्रीलिम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए ये लाइन पढ़ते हैं। अब जब कभी भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो एक बात आपने याद रखना है कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस जो है पॉपुलेशन का प्लस एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ये दोनों कम होना चाहिए। पहली बात आपने याद रखना है। अब एक इस बुक में सवाल लिखा गया है कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ये डिपेंडेंट है। सीधा सा इसका जवाब है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ने पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ही नहीं या फिर जॉब जनरेट ही नहीं किया। अब ये तो इकोनॉमिक्स का सीधा सा फंडा आपने याद रखना है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ की कमी होगी तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। पहली बात ये जो है ना,
ये मतलब कि 1000 रुपीज़ का स्टेटमेंट है। इसमें डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के रूप में। ये स्टेटमेंट क्या है कि सब्सिडीज डू नॉट अलाउ प्राइसेस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इसको समझिए। देखिए, अभी से पहले हमने लाइन पढ़ा कि जब किसी चीज की कमी हो तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब सब्सिडी दी जाती है ना तो आपको पता नहीं लगता है कि उस चीज की कमी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो कम रेट पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो कम रेट पे कोई चीज कब मिलता है? कम रेट पे चीज तब मिलता है जब बहुत ज्यादा उसकी क्वांटिटी अवेलेबल हो। लेकिन जब आपको सब्सिडी दी जा रही है तो आपको पता नहीं चलेगा कभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है। देन ये लाइन छोड़ दो, बहुत ईजी लाइन है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री ऑन ट्रेड। अब इंडस्ट्री और ट्रेड वाला जो पॉइंट है, देखिए कोई भी कंट्री जो है वो कब ग्रो करेगा, कोई भी कंट्री जो है वो अमीर कब होता है? जब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको प्रमोट करने की हमें आवश्यकता होती है अगर हम एक डेवलपिंग कंट्री की बात करें। और ये जो है स्टेटमेंट जो आपका ये प्रीलिम लेवल का है, ये स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट जो है ना, एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। इस पे आपका डायरेक्ट एमसीक्यूज बन सकता है। अब यही सेम सवाल था जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमारे सामने यही सवाल था कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, अब ये किस तरीके का होना चाहिए? क्या इसमें गवर्नमेंट का ही सिर्फ रोल होना चाहिए या फिर प्राइवेट सेक्टर वाले भी आने चाहिए? तो देखिए इनिशियल डेज में क्या था कि ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ रोल जो था वो किसने प्ले किया? वो क्या गवर्नमेंट ने। क्यों प्ले किया? क्योंकि देखिए अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर को आना है तो प्राइवेट सेक्टर के आने के लिए पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है कि पैसा चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट चाहिए। ये दोनों ही नहीं थे इनके पास। तो इसलिए इनिशियल डेज में जो था ये गवर्नमेंट सेक्टर जो था, सरकार जो थी, ठीक है, इन्होंने ही अपने अंडर रखा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 जो था, इसी ने ये डिसाइड किया कि आपका सेकंड 5 ईयर प्लान जो है ये कैसा होगा, मतलब कि इसका इसने बेस तैयार किया था। तो देखिए इसके 3 फीचर से जल्दी से देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रीज को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या था? ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन एंट्री कर सकेगा? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी इंडस्ट्रीज ही होंगी। दूसरा क्या था? सरकारी और प्राइवेट दोनों ही होंगे, लेकिन जो प्राइवेट का रोल है सिर्फ असिस्ट करने का होगा, मतलब कि नया यूनिट ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या था? एक्सक्लूसिव था, किसके लिए? प्राइवेट के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी? इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये 2-4 जो बातें आपने यहाँ पे रटनी है कि जब ये पॉलिसी हम लेके आए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो यहाँ पे सबसे पहली जो कंडीशन रखी थी कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम ये तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता था। अगर किसी बैकवर्ड रीजन में, बिहार यूपी जैसे साइट्स में अगर जाना चाहते हो इंडस्ट्रियल सेटअप करने, तो बहुत आसानी से ये मिल जाता था और बहुत तरीके के आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आप वेल डेवलप रीजन में अगर इसके लिए अगर आप अप्लाई करते थे तो इसके लिए बहुत मशक्कत आपको करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और प्रोडक्शन जो थी उस पर भी यहाँ पे जो लिमिट जो थी वो लगाई गई थी। प्रोडक्शन जो था कब आपको अलाउ किया जाएगा, ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने की बात तभी की जाती थी जब गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, सोसाइटी को, तभी यहाँ पे अलाउ किया जाता था। अदरवाइज प्रोडक्शन लिमिट जो थी ये सरकार के द्वारा ही तय की जाती थी।